जय हिंद दोस्तों। उदय पथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेखपाल परीक्षा 2026 के अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन टॉपिक है, उस आपदा प्रबंधन टॉपिक के पहले टॉपिक पे जो कि है भारत में आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती, इस पे हम लोग 25 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पे 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग आपदा प्रबंधन के पहले टॉपिक पे 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो उसमें PYQ शामिल है, साथ ही साथ जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसको शामिल किया गया है ताकि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पे जितने भी लेखपाल के थ्योरी और MCQ क्लास लाए जाएंगे, जितने भी सिलेबस में टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे कम से कम 25-25 क्वेश्चन के MCQ कराए जाएंगे। ठीक है। एक टॉपिक पे हम लोग 25 क्वेश्चन का MCQ हर टॉपिक्स पे करेंगे ताकि एक एक चीज़ उसका क्लियर हो जाए, और केवल पर्यावरण और पारिस्थितिकी नहीं, हर एक सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर को लेकर चलेंगे और कंप्यूटर के बाद हम लोग UP GK देखेंगे। ठीक है। ताकि हम लोग का जो 10 नंबर जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी का 10 नंबर, 15 नंबर कंप्यूटर का और 25 नंबर जो है 20 नंबर जो UP GK का है। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो हम लोग का 45 मार्क का है। तो सबसे पहले इस 45 मार्क पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, और 10 नंबर और इसमें जो हम लोग का टॉपिक है DI डाटा इंटरप्रिटेशन, डेली मैं इस पे 2 क्वेश्चन डेली करवाऊँगा, इससे अधिक नहीं। 2 क्वेश्चन डेली, 10 मिनट का वीडियो लगभग होगा, 2 क्वेश्चन डेली करेंगे। और ये काम हम लोग लगभग 40 दिनों तक लगातार करेंगे। तो 40 दिनों तक अगर 2-2 क्वेश्चन हम लोग करें तो 80 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। 80 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं, और आना है केवल कितने क्वेश्चन, तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, यानी 10 नंबर। तो 2 क्वेश्चन आएंगे और हम लोग 80 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वो 10 नंबर हमारा नहीं छूटेगा। तो इस तरह से हम लोग 55 नंबर का टोटल पहले क्लियर करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यदि आप भी लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये MCQ है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में आपदा को गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती क्यों माना जाता है? यह केवल प्राकृतिक होती है, यह सीमाओं से बाहर नहीं जाती, यह मानव सुरक्षा व विकास को प्रभावित करती है, यह केवल सैन्य समस्या नहीं है। तो यह मानव विकास व सुरक्षा को प्रभावित करती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती है? तो कौन सा इसमें से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती है? सीमा विवाद है, आतंकवाद है, आपदा प्रबंधन है कि परमाणु हथियार है? तो आपदा प्रबंधन जो है वो गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है? तो भारत का 58% क्षेत्रफल जो है वो लगभग भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। ये UP PCS PYQ में पूछा भी है ये क्वेश्चन। अगला है, आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा के बाद राहत देना, आपदा से पहले नुकसान को कम करना, केवल पुनर्वास, केवल बीमा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो न्यूनीकरण का मतलब ही होता है कम करना, यानी आपदा से पहले नुकसान को कम करना। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन का चरण नहीं है? निवारण, तैयारी, प्रतिक्रिया, औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण जो है ये आपदा प्रबंधन का चरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा D।
अगला क्वेश्चन है, बाढ़, सूखा, चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? जैविक आपदा है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, परमाणु है? तो हम लोग जानते हैं बाढ़, सूखा, चक्रवात जो है वो प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन, भारत में चक्रवात सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? तो समुद्र के किनारों पे, यानी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा का संबंध है। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब मानव की सुरक्षा। तो इसकी अवधारणा का संबंध किससे है? सेना से है, सीमाओं से है, मानव जीवन की सुरक्षा से, हथियारों से है? तो मानव जीवन की सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? समुदाय मतलब कम्युनिटी, यानी वहाँ रहने वाले लोग। तो प्रशासन कमजोर है, समुदाय सबसे पहले प्रभावित होता है, सेना उपलब्ध नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे आपदा आती है तो सबसे पहले जो पहला स्टेप वहाँ पे उठाते हैं वहाँ के लोग उठाते हैं, इसीलिए समुदाय जो है सबसे पहले प्रभावित होता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संरचनात्मक उपाय है? तटबंध, भूकंपरोधी, जन जागरूकता, बांध। तो देखिए, संरचनात्मक मतलब जहाँ कुछ बनाया जाए, बिल्ड किया जाए, और यहाँ गैर संरचनात्मक यानी कुछ बने ना। तो देखिए, तटबंध भी बनाए जाते हैं, भूकंपरोधी भवन भी बनाए जाते हैं, बांध भी बनाए जाते हैं। तो जन जागरूकता जो हो जाएगा वो गैर संरचनात्मक उपाय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? युद्ध पे, आपदा पे, व्यापार पे, मुद्रा। तो देखिए, अगर हमारा जलवायु परिवर्तन होगा तो वहाँ बहुत तरह की आपदाएं आएंगी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सभी आएंगी, जैसा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपदाएं। हीट वेव किस प्रकार की आपदा है? तो हीट वेव जैविक आपदा है, रासायनिक है, जलवायु है कि परमाणु है? तो हम लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से हीट वेव होता है, यानी हीट वेव एक जलवायु आपदा है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, आपदा प्रबंधन का समग्र दृष्टिकोण किसे शामिल करता है? केवल सरकार को, केवल एनजीओ को, सरकार, समुदाय व निजी क्षेत्र, केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो देखिए, आपदा प्रबंधन में सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला, भारत में सूखा सार्वजनिक के क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो सूखा है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारे लोग का पश्चिमी वाला ये जो इंडिया का है मरुस्थल और राजस्थान वाला एरिया, उसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी पश्चिमी भारत व मध्य भारत में। सॉरी। आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? सरकार पे, पर्यावरण पे, मानव जीवन पे, उद्योग पे? तो आपदा का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? मानव जीवन पे पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। भूस्खलन की समस्या मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं भूस्खलन कहाँ पाया जाएगा? तो पहाड़ों के ढालों पे। पहाड़ की ढालों से जो है मिट्टी वो नीचे की तरफ जब खिसकने लगती है बारिश और बाकी चीज़ों की वजह से, तो उसी को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। तो ये हम लोग का कहाँ पाया जाएगा? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या हमको देखने को मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, आपदा प्रबंधन किस सूची में आता है? संविधान में देखा जाए तो आपदा प्रबंधन को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है कि राज्य सूची में रखा गया है कि समवर्ती में रखा गया है कि अवशिष्ट में रखा गया है? तो आपदा प्रबंधन जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी इस पे केंद्र और राज्य दोनों जो हैं वो कानून बना सकते हैं। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ये भी यूपीपीसीएस पीवाईक्यू है। ठीक है। अगला है, आपदा न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी साधन है राहत, पुनर्वास, पूर्व चेतावनी, बीमा। तो जो आपदा न्यूनीकरण है इसका जो सबसे प्रभावी साधन है वो क्या है? पूर्व चेतावनी। यानी कोई आपदा से पहले अगर हमको पता चल जाए तो वहाँ पे अगर पूर्व चेतावनी, जैसे कहीं तटीय क्षेत्र पर चक्रवात आने वाला है, तो अगर हमको पहले से चेतावनी हो जाए वहाँ के लोगों को, तो वहाँ के लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। तो न्यूनीकरण का सबसे अच्छा साधन जो है वो पूर्व चेतावनी है। अगला है, महामारी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक है, जैविक है, रासायनिक है, परमाणु है? तो महामारी जो है वो एक तरह की जैविक आपदा है, क्योंकि ये जीवाणुओं के या वायरस वगैरह के फैलने से होता है।
तो इस तरह की जो आपदाएं होती हैं, जैसे अभी आया था कोरोना, तो ये जो आपदा थी वो कौन सी आपदा थी? ये जैविक आपदा कहलाती है। तो महामारी किस प्रकार की आपदा है? जैविक आपदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? आपदा को समाप्त करना, आपदा नुकसान को शून्य करना, नुकसान को न्यूनतम रखना, केवल राहत देना। देखिए, आपदा को ना तो हम समाप्त कर सकते हैं, शून्य करने का भी मतलब लगभग वही है कि नुकसान एकदम हो ही ना, यानी नुकसान तो होगा ही होगा, आपदा आएगी तो। हम केवल क्या कर सकते हैं? तो आपदा को न्यूनतम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में आपदा किस वर्ष संगठित रूप से शुरू हुआ? आपदा प्रबंधन भारत में कब जो है वो सही तरीके से शुरू हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन पे जो सबसे पहले नियम आया वो 2005 में आया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अगला जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक होगा, यानी जिस पे हम लोग MCQ करेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा है? भूकंप, चक्रवात, औद्योगिक दुर्घटना, सूखा। तो हम लोग जानते हैं औद्योगिक दुर्घटना जो है ये एक मानव निर्मित आपदा है। जैसे भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, तो ये एक तरह की क्या थी? औद्योगिक दुर्घटना थी। ठीक है, तो औद्योगिक दुर्घटना जो है ये मानव निर्मित आपदा है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का सबसे पहला चरण है प्रतिक्रिया, पुनर्वास, निवारण, राहत। तो आपदा प्रबंधन का सबसे पहला जो चरण है वो है निवारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का बहुत क्षेत्रीय दृष्टिकोण किसे दर्शाता है? तो आपदा प्रबंधन का बहुत क्षेत्रीय दृष्टिकोण केवल पुलिस, केवल प्रशासन, विभिन्न विभागों का समन्वय, केवल सेना। तो अलग अलग विभाग जो है इसमें एक साथ मिल के काम करते हैं, इसीलिए आपदा प्रबंधन का बहुत क्षेत्रीय दृष्टिकोण दर्शाया जाता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, आपदा के विकास को, एक मिनट, आपदा को विकास से जोड़कर देखने का अर्थ क्या है? आपदा विकास को रोकती है, विकास आपदा को बढ़ाता है, आपदा सहिष्णु विकास, केवल राहत। देखिए, आपदा को विकास से जोड़ने का मतलब, आपदा सहिष्णु विकास मतलब आपदा को ध्यान में रखते हुए विकास करना ही क्या कहलाता है? आपदा सहिष्णु विकास। यानी ऐसा विकास करें जिससे हमारा आपदा जो है वो न्यूनतम है। जैसे अगर हम कोई भवन बना रहे हैं तो भूकंप रोधी भवन बनाएं। ठीक है, तो आपदा सहिष्णु विकास हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज ने हम लोगों ने भारत में आपदा गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में, ठीक है, इस पे जो है 25 MCQ किया है। अगला हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में आया था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी उस पे देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।